हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है आर्थिक वृद्धि के कारक, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं कि हमें आर्थिक विकास के कारकों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम देखते हैं कि विश्व के सभी देश आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन सभी देशों की वृद्धि दर अलग-अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन सभी देशों की आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और तकनीकी अलग-अलग भिन्नताएं हैं। ये सभी भिन्नताएं ही आर्थिक वृद्धि के कारक हैं और अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग तरीके से इनका उल्लेख किया है। जैसे हैरिक और किंडलबर्गर ये कहते हैं कि भूमि और प्राकृतिक साधन, भौतिक पूंजी, श्रम और मानवीय पूंजी, संगठन, प्रौद्योगिकी, पैमाने की बचतें तथा संरचनात्मक परिवर्तन ये आर्थिक वृद्धि के कारक हैं। लुईस कहते हैं, लुईस के अनुसार आर्थिक वृद्धि के 3 कारक हैं: बचत करने का प्रयत्न, ज्ञान की वृद्धि या उसका उत्पादन में प्रयोग और प्रति व्यक्ति पूंजी अथवा साधनों की मात्रा में वृद्धि। प्रोफेसर नक्स कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से संबंध रखती है। वृद्धि पूंजी के लिए आवश्यक तो है, पर उसके लिए केवल पूंजी का होना ही आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं का भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारी आर्थिक आवश्यकताएं। इसलिए अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटते हैं, एक आर्थिक कारक और दूसरा गैर आर्थिक कारक। सबसे पहले हम आर्थिक कारक देखते हैं। आर्थिक कारक किसे कहते हैं? आर्थिक कारक वे हैं जो सीधे सीधे किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उनमें होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप ही घटती और बढ़ती है। तो प्रमुख आर्थिक कारक कौन से हैं? उसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनका उचित उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जिस भी राष्ट्र में प्राकृतिक साधन बहुतायत से उपलब्ध हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा उपलब्ध हैं वह राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा, बशर्ते कि वो अपने उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करता है। यदि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब वह राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। तो प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका उचित उपयोग भी हो, तभी राष्ट्र समृद्धि की ओर जा सकता है। यदि साधनों का उपयोग नहीं हो रहा और साधनों की उपलब्धता बहुत अधिक है, तब वह राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है कि किसी राष्ट्र के पास जो साधन उपलब्ध है, उन साधनों का समुचित उपयोग किया जाए। जैसे कौन से साधन उपलब्ध हैं, हम बात करते हैं भूमि। सबसे पहले भूमि की हम बात करें तो भूमि यदि उपजाऊ है, भूमि के उपजाऊपन के अनुकूल साधनों को यदि अपनाया जाए तो उत्पादन जरूर बढ़ेगा। लेकिन जैसे एशिया और अफ्रीका के देशों में हम देखते हैं कि वहाँ भूमि बहुत है, लेकिन उन साधनों का उपयोग, भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा। इसलिए वे राष्ट्र कृषि की दृष्टि से समृद्ध भी नहीं है, क्योंकि खेती योग्य भूमि पर नए तरीकों का उपयोग वो नहीं कर पाए। इसी तरह से जलवायु, जलवायु की हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु द्वारा नियंत्रित तत्व है। जैसे कृषि वनस्पति की देन है और वनस्पति अत्यंत सघन और नियंत्रित है, जहाँ पर वहाँ कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ है। यूरोप के कई देशों में हम देखते हैं पशुपालन उद्योग का विकास वहाँ की वनस्पति के कारण ही संभव हुआ। खनिज पदार्थों की हम बात करें तो जहाँ प्राकृतिक साधनों में खनिज पदार्थों का अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। खनिज पदार्थों की यदि अधिकता है किसी राष्ट्र में, तो उनका उचित विदोहन करके राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्राकृतिक साधन किसी भी देश के औद्योगिक विकास का आधार होते हैं, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से मिलता है और जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को ही औद्योगिक विकास में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है।
प्राकृतिक साधन किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार हो सकते हैं। अल्पविकसित देशों में प्राकृतिक साधन ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार होते हैं। जैसे खाड़ी देशों में पेट्रोल, अफ्रीका में सोना, टिन, तांबा और पेट्रोल इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। इसी तरह से रोजगार का आधार भी है। प्राकृतिक साधन रोजगार का भी आधार है, क्योंकि जहाँ पर प्राकृतिक साधन बहुतायत से उपलब्ध होते हैं वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं भी प्रचुर मात्रा में होती हैं और रोजगार लोगों को काफी मात्रा में मिलता है। आर्थिक संपन्नता का भी आधार होते हैं प्राकृतिक साधन, क्योंकि प्राकृतिक साधनों का सही विदोहन आधुनिक तरीकों पर निर्भर करता है और जितने ज्यादा आधुनिक तरीकों को हम अपनाएंगे, हम प्राकृतिक साधनों का उतना ही अधिक विदोहन कर राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। दूसरा कारक है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, सरल शब्दों में हम बात करें तो पूंजी का अर्थ होता है जो भौतिक रूप में पुनः उत्पादन करने के योग्य उत्पादन के साधनों का भंडार, यानी ऐसे उत्पादन का साधन जिन्हें कि हम पुनः उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। ये सरल शब्दों में हम पूंजी को परिभाषित करते हैं। पूंजी की वृद्धि, जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उतना ही पूंजी संचय होगा और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में निवेश करने से पूंजी भंडार में वृद्धि होगी, प्राकृतिक उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। लेकिन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है? पूंजी निर्माण के लिए सबसे पहला जरूरी कदम होता है वास्तविक बचतों का सृजन। वास्तविक बचतों का निर्माण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बचत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। जितनी ज्यादा बचत होगी उतना ही पूंजी निर्माण में योगदान हो पाएगा। बचतों की गतिशीलता, बचत हो रही है लेकिन उन बचतों को सही दिशा की ओर मोड़ना, उन बचतों को एकत्रित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, निवेश, यानी कि जो बचतें हैं उन बचतों का सही दिशा में निवेश करना आवश्यक होता है और ये कार्य उस राष्ट्र की वित्तीय संस्थाएं करती हैं। वहाँ की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये काम करती हैं कि जो सेविंग्स इकट्ठी हुई हैं उनको सही दिशा में उनको चैनलाइज किया जाए। तो ये पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। इसके बाद प्रौद्योगिक उन्नति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है? प्रौद्योगिक उन्नति को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है और प्रौद्योगिक उन्नति का अर्थ होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, सुधरी हुई तकनीकी का प्रयोग करना। और ये तकनीकी किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है कि लोगों को प्रौद्योगिक उन्नति का प्रयोग आर्थिक लाभों के लिए करना चाहिए। प्रौद्योगिक उन्नति व्यावहारिक विज्ञान पर आधारित है जो नए नए आविष्कार में परिणामित होती है और नव प्रवर्तनों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। जितना ज्यादा इनोवेशंस होंगे उतना ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। और जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 3 रूपों में हो सकती है। तकनीकी प्रगति जब हम करते हैं तो वो तकनीकी प्रगति या तो श्रम गहन तकनीकी के रूप में हमें दिखाई दे सकती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसमें कि श्रमिकों का गहनता से प्रयोग होता है, पूंजी का कम प्रयोग होता है, तो ये पूंजी बचत करने वाली तकनीक होती है। दूसरी तकनीक आ सकती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पूंजी गहन तकनीकी जिसमें पूंजी का अधिक उपयोग होता है और श्रम की बचत होती है। और तीसरी है न्यूट्रल, जिसमें श्रमिक और पूंजी दोनों का समान रूप से उपयोग होता है। इसके पश्चात संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन से अर्थ होता है किसी भी देश के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाना। और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन का अर्थ है कि उस देश के अधिकाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी हुई है। अल्पविकसित देशों की यदि हम बात करें तो विकास के प्रारंभिक समय में, विकास के प्रारंभिक दौर में अधिकाधिक जनसंख्या कृषि में लगी होती है और सर्वाधिक जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, उससे कम औद्योगिक क्षेत्र में और उससे भी कम तृतीय क्षेत्र में लगी होती है। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन आता है और हम ये देखते हैं कि विकास के साथ साथ कृषि में संलग्न जनसंख्या कम होती जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जाती है और तृतीय क्षेत्र में जनसंख्या और तेजी से बढ़ती है। और इसके साथ ही कुल जीडीपी में योगदान
सकल घरेलू उत्पादन में योगदान विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटता जाता है, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ता है और तृतीय क्षेत्र का और तेजी से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कृषिगत उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम बढ़ता है। तो ये एक संरचनात्मक परिवर्तन जब इस तरह का होता है तब ये भी एक आर्थिक विकास का मुख्य कारक कहलाता है। इसके पश्चात संगठन। संगठन पूंजी और श्रम का पूरक होता है और ये उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। संगठन का अर्थ होता है कि एक उद्यमी जो है, उद्यमी ही संगठनकर्ता का कार्य करता है और वही जोखिम वहन करता है और अनिश्चितता का भार वहन करता है। इसलिए उद्यमी कोई साधारण योग्यता का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसमें दूसरों से कुछ अलग खास बात होती है और इसीलिए वो जोखिम उठाता है और अनिश्चितता का व्यवहार करता है। लेकिन अल्पविकसित देशों में लोगों में ऐसी उद्यमशीलता का अभाव होता है, पूंजी का अभाव होता है, निपुण और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव होता है, स्किल्ड लेबर नहीं होती, रॉ मटेरियल वहां पर नहीं मिल पाता, कच्चा माल नहीं मिल पाता और वहां का सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि वहां पर लोग एंटरप्रेन्योरशिप की भावना लोगों में नहीं होती, उद्यमी योग्यता का भी अभाव होता है। तो ये एक विकास का, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। और संगठन एक उद्यमी सफलतापूर्वक कार्य कर सके, इसके लिए जरूरी होता है कि उस उद्यमी में प्रबंधकीय गुण होना चाहिए, उसके साथ ही इकोनॉमिक और सोशल ओवरहेड भी होने चाहिए, सामाजिक और ऊपरी सुविधाएं भी होनी चाहिए। ऊपरी सुविधाएं का अर्थ है कि समाज में जो आधारभूत ढांचा है वहाँ का, जैसे सड़कें हैं, बिल्डिंग है, ये सब पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और यातायात और संचार के साधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तभी एक उद्यमी सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगा और संगठन सफलतापूर्वक चल सकेगा। इसके पश्चात आता है फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न, हितकारी निवेश प्रतिरूप। फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट की जो प्रेफरेंस है वो हमें पता होनी चाहिए कि हमें किन उद्योगों में हमें निवेश करना है और कहाँ पर हमें अपना पूंजी उत्पत्ति अनुपात कम से कम रखना है। पूंजी उत्पत्ति अनुपात का अर्थ होता है कि एक इकाई उत्पादन के लिए हमें कितनी पूंजी आवश्यक है। एक इकाई उत्पादन के लिए यदि कम से कम पूंजी में हम उत्पादन का स्तर बनाए रखे हुए हैं तो ये कम पूंजी उत्पत्ति अनुपात और एक अच्छा पूंजी उत्पत्ति अनुपात कहलाता है। तो इसलिए निवेश ऐसे उद्योगों में किया जाए जहां पर कि पूंजी उत्पत्ति अनुपात कम रहे और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली उत्पाद तकनीकों का चयन जहां पर किया जा सके। तो इसलिए हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट पैटर्न लेना चाहिए जहां पर कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। इसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय कारक। अंतरराष्ट्रीय कारक की बात हम करें तो हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में कोई भी एक अकेला फैक्टर, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, अर्थव्यवस्था की आंतरिक वृद्धि को निर्धारित नहीं कर सकता। घरेलू साधनों के अतिरिक्त बाहरी साधनों की भूमिका भी बहुत होती है, इसलिए विदेशी साधनों की उपलब्धता भी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करती है। तो मोटे तौर पर आर्थिक वृद्धि के 3 मुख्य अंतरराष्ट्रीय कारक होते हैं, जैसे विदेशी व्यापार यानी देश की निर्यात क्षमता कितनी है। यदि हमारे यहाँ उत्पादन क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बहुत अच्छी स्थिति में है तो देश की निर्यात क्षमता अच्छी है और हमारे उत्पादों की विदेश में मांग बहुत अच्छी है, तो हमारे निर्यात अधिक होंगे और ऐसी स्थिति में जब निर्यात अधिक होंगे तब हमारा आर्थिक विकास तीव्रता से बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर जो अंतरराष्ट्रीय कारक है वो है उन्नत देशों से पूंजी आयात करने की योग्यता, क्योंकि हमें जो माल उत्पादित करना है उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी और पूंजी विदेशों से कितनी पूंजी आयात कर सकते हैं ये हमारी कुशलता पर निर्भर करता है। तो यदि हम विदेशों से पूंजी आमंत्रित करने में सक्षम हैं तो आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, यदि विदेशों के साथ में हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हैं तो ये हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास में सहायक होगा। इसके बाद बाजार अपूर्णताओं को दूर करना।
रिमूवल ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस। बाजार अपूर्णताएं यदि व्याप्त हैं, किसी भी अल्पविकसित देश की यदि हम बात करें तो बाजार अपूर्णताएं बहुत अधिक होती हैं। बाजार अपूर्णताएं का अर्थ होता है कि जहां पर बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, मांग और पूर्ति की शक्तियों को कुछ बाहरी तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इन अपूर्णताओं को दूर करना होगा। और श्रम विभाजन एवं उत्पादन का पैमाना। विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन से उत्पादकता बढ़ती है, क्योंकि विशिष्टीकरण जब होता है तो श्रमिक अपने अपने कार्य में दक्ष हो जाते हैं और वे बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाते हैं। और जब श्रम का विभाजन हो जाता है तब व्यक्तियों के बीच काम का बंटवारा होने से वे अपने अपने कार्य को पूर्ण दक्षता से संपन्न कर पाते हैं और उत्पादन में योगदान देते हैं। इस तरह हमें बड़े पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होती हैं जो किसी भी देश के औद्योगिक विकास में सहायक होती हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जितना अच्छा हमारे यहाँ यदि श्रम विभाजन विशिष्टीकरण पर्याप्त मात्रा में है, समुचित मात्रा में है, तो ये देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, गैर आर्थिक कारक क्या होते हैं। तो गैर आर्थिक कारकों में सांस्कृतिक, संस्थानिक, नैतिक मूल्य, सामाजिक, राजनीतिक संगठन सम्मिलित हैं जो देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि जब तक वातावरण आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं होता, आर्थिक विकास नहीं होगा। किसी देश के लोगों को प्रगति की आशा अवश्य रखनी चाहिए और उनकी सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, राजनीतिक स्थितियां इसकी समर्थक होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक और संस्थानिक परिवर्तन। सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन आर्थिक विकास के साधन और साध्य दोनों होते हैं। कठोर और रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली है, तो संयुक्त परिवार प्रणाली हमेशा विकास में एक बाधक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत आगे बढ़ने की इच्छा कम होती है, बचत करने की इच्छा बहुत कम होती है, क्योंकि सब संयुक्त परिवार में सब मिलजुल कर काम करते हैं और परिवार का भार संयुक्त रूप से उठाते हैं, इसलिए उनमें बचत करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती और भाग्यवादिता ऐसे परिवारों में अधिक होती है। जाति प्रथा है, जाति प्रथा ने भी विकास को प्रभावित किया है और जीवन के परंपरावादी मूल्य ये भी आर्थिक विकास की गति में बाधा बनते हैं। भाग्यवादी विचारधारा आर्थिक विकास में बाधक होती है। ये लोग प्राचीन धर्मों में विश्वास करते हैं। मुक्ति के दर्शन और सिद्धांत ने भी आर्थिक विकास की गति में बहुत बाधा डाली है, जहाँ पर संतोष की बात की जाती है कि थोड़े में ही संतुष्ट रहना है, और कुछ धार्मिक विचार भी इस तरह के होते हैं कि हम और अधिकाधिक धनार्जन की ओर अग्रसर नहीं होते। तो ये हमारे जो मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, ये भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात जनसंख्या और मानवीय साधन। जनसंख्या और मानवीय साधन। जनसंख्या, यदि हम उस जनसंख्या को दक्ष बनाते हैं, उसे प्रशिक्षण देकर के दक्ष बनाते हैं और उसे उत्पादन के साधन के रूप में यदि हम उसे प्रशिक्षण देते हैं, तब ये एक साधन के रूप में कार्य करती है। एक साधन के रूप में मानवीय साधन पूर्ति आवश्यक है, आवश्यक तत्व है जो कि दूसरे तत्वों को काम में लगाती है। इस भूमिका में ये कुल उत्पादन का आकार तय करती है, यानी कि कितना उत्पादन करना है ये तय किया जाएगा। तो इस प्रकार बढ़ी हुई जनसंख्या उत्पादन के साधन के रूप में आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इसके पश्चात राजनीतिक एवं प्रशासनिक दक्षता। किसी देश में दृढ़, योग्य और ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था का अस्तित्व आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। जो भी राजनीतिक दल हैं, यदि उनमें किसी भी नीति को लागू करने की क्षमता है और उसके साथ उनमें इच्छा शक्ति है, तभी किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। और इसके साथ ही यदि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था दुर्बल, अदक्ष और भ्रष्टाचारी है, तो फिर देश में कठिनाइयों और अव्यवस्थाओं का साम्राज्य हो जाता है। इसलिए अधिकांश अल्पविकसित देशों में हम देखते हैं कि प्रशासन का स्तर बहुत निम्न होता है और राजनेताओं में गतिशीलता का अभाव होता है। इन स्थितियों में तीव्र उन्नति संभव नहीं होती।
दूसरी ओर दृढ़ एवं कुशल प्रशासन से न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखता है ये, बल्कि प्रभावी आर्थिक नीतियों का भी निर्माण हो पाता है। लोगों में इससे प्रशासन में विश्वास बढ़ता है और लोग धीरे धीरे सरकार की विकास नीतियों में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार आज हमने आर्थिक विकास के आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।